So class 12th, good morning to all of you. So today I will start the new chapter dissolution. ठीक है, dissolution. Dissolution of partnership firm. ठीक है. So dissolution of partnership firm और partnership दो अलग चीज. एक तो dissolution of partnership होता है और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, यानी एक होता है फर्म का डिसोल्यूशन और दूसरा होता है पार्टनर का डिसोल्यूशन. अगर पार्टनर का डिसोल्यूशन हो रहा है तो इस केस में अगर हम पार्टनर का डिसोल्यूशन करते हैं, दो तरीके से हमारे पास डिसोल्यूशन होता है. पहला डिसोल्यूशन होता है पार्टनर के केस में, दूसरा डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म के केस में. अगर डिसोल्यूशन पार्टनर का हो रहा है तो इसका मतलब है कि फर्म बंद नहीं होगी, फर्म तो चलती रहेगी. एक पार्टनर जाएगा, हो सकता हो दूसरा पार्टनर एडमिट हो जाए. ठीक है, तो उस केस में हम पूरी तरीके से फर्म को डिसोल्यूशन नहीं मानते हैं. वहां पे हम ये बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर चला गया तो ऐसा नहीं है कि फर्म बंद हो जाएगी. दूसरी केस कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म बंद हो गई, ठीक है, डिसॉल्व द फर्म, यानी फर्म को बंद करना है. ठीक है, फर्म को अगर बंद करना है तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जितनी एसेट्स होंगी उनको बेच करके हम पैसा निकालेंगे, जितनी लाइबिलिटीज होंगी उनको हम पेड ऑफ करेंगे. ठीक है, सो पहली चीज आपको बता दें कि अब तक हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, और हम लोग ये काम तीनों जगह किए. जैसे एडमिशन में भी किए, गुडविल क्या नाम है, पार्टनरशिप में थर्ड चैप्टर आपका, फोर्थ चैप्टर ये रिटायरमेंट में भी हमने किया. फिर उसके बाद लास्ट जो चैप्टर आपका बचा हुआ है डिसोल्यूशन, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है. ठीक है, रियलाइजेशन. ठीक है, सो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. ठीक है, इस केस में, इस डिसोल्यूशन के केस में एक तो रियलाइजेशन बनता है और दूसरा कि इसमें आपको रियलाइजेशन के साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और लोन अकाउंट भी बनाना होता है. ठीक है, सो अभी हम वो डिस्कस करेंगे कैसे करना है. उससे पहले हम ये समझ लें कि फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप से, पार्टनर्स के डिसोल्यूशन से कैसे अलग है. ठीक है, सो dissolution of partnership firm means termination of old partnership agreement. अगर सपोज करो कि ABC पार्टनर, ठीक है, हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ABC पार्टनर है, उसमें से एक मिस्टर सी या तो मर गया या तो वो जाना चाह रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्म बंद हो जाएगी. हो सकता हो ए और बी मिलकर चला लें, हो सकता हो एक नया पार्टनर डी आ जाए जिसको मेडविशन बोलना है, तब भी तो फर्म चलती ही रहती है. लेकिन यहाँ पे ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप तीनों का जो एग्रीमेंट था वो खत्म होकर के एक नया एग्रीमेंट बनेगा. किसके बीच? ए बी डी के बीच, जो अब करंट में पार्टनर्स होंगे. तो फर्म बंद नहीं हुई यहाँ पे. लेकिन अगर सेकंड केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है तो वहां पे हम एसेट्स को बेच करके पैसा निकालते हैं और लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करते हैं. ठीक है, उस केस में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं. ठीक, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स termination of old partnership agreement and a reconstitution of the firm due to admission, retirement and death of a partner. ठीक है, so dissolution of partnership may or may not result into closing down of the business. The remaining partner may agree to carry on the business under a new agreement. यानी हमने कहा ना कि जब एक पार्टनर चला गया, या तो वो अपनी स्वेच्छा से जा रहा है, या तो वो मर गया, या तो रिटायर हो गया. ठीक, सो उस केस में हम लोग एक नए पुराना एग्रीमेंट खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं. किसके बीच? ए बी डी या ए बी के बीच. ठीक है, तो जब नया एग्रीमेंट बन जाएगा तो फर्म चलती रहेगी, फर्म क्लोज डाउन नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस, यानी यहाँ पे तो पार्टनरशिप की बात हो रही थी लेकिन अब फर्म की बात हो रही है, दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एट एन एंड. इसका मतलब है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन होगा, फर्म को अगर बंद करना है, जिसको हम डिसोल्यूशन बोल रहे हैं,
यानी फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो उस केस में पूरी तरीके से फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दैट द फर्म क्लोज डाउन इनटू इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, द एसेट्स ऑफ द फर्म the assets of the firm are sold and liabilities are paid off। यानी जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेच करके हम पैसा निकालेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका पेड ऑफ करके अपनी लाइबिलिटी को हम खत्म करेंगे जब फर्म बंद होगी। ठीक, नेक्स्ट आर पेड ऑफ एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड। ठीक है, दस इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इफ फ्रॉम फर्म में कंटिन्यू इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर पार्टनर्स की बात हो रही थी तो वहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म बंद हो जाएगी, फर्म तो चलती रहेगी, लेकिन अगर फर्म बंद हो रही है तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। इसका मतलब है जब फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनर्स का क्या मतलब, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इफ एनी अदर फॉलोइंग केसेस। In case of change in profit sharing ratio, in case of admission of a new partner, in case of admission of retirement of a partner, in case of expulsion of a partner, in case of death of a partner, insolvency of a partner, in case of expiry of period of partnership। ठीक है, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थी, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन दे देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है ना, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड इन फॉलोइंग वेज। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40, यानी हम लोग अपनी सहमति से क्या करें, हम अपनी फर्म को बंद कर दें। ठीक है, ABC चाह रहे हैं कि अब फर्म को बंद कर दिया जाए, तो पूरी तरीके से वही कह रहा है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40। ठीक है, द पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्रीड फॉर डिसोल्यूशन। यदि तीनों पार्टनर चाह रहे हैं कि फर्म को बंद करना, तो वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फर्म को पूरी तरीके से क्लोज डाउन कर सकते हैं सेक्शन 40 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब सेक्शन 41 ये कहता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड इन फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट इज व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, या तो सारे पार्टनर दिवालिया हो जाए या एक पार्टनर दिवालिया हो जाए, तो उस केस में सेक्शन 41 के तहत हम फर्म को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल और on next on happening of an event section 42, a firm may be dissolved on the happening of any one of the following incidents in one on the insolvency of partner, यदि एक पार्टनर क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, या पूरे पार्टनर्स दिवालिया हो जाए, on the fulfillment of the object for which the firm was formed, on the expiry of the period for which the firm was formed। और इस केस में भी डिसोल्यूशन होता है जब एक डेट पर आपने 10 साल का एग्रीमेंट किया था कि 10 साल से हम ज़्यादा फर्म को नहीं चलाएंगे, तो उस केस में भी हम फर्म को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बाय नोटिस सेक्शन 43 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40 और सेक्शन 41, सेक्शन 43 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो by notice section 43 when the duration of the partnership firm is not fixed and it is at will, any partner by giving notice to other partners can dissolve the firm। यानी एक पार्टनर चाहे तो दूसरे पार्टनर्स को नोटिस भेज करके फर्म को क्या कर सकता है, बंद करने का काम करवा सकता है। when by order of the court section 44, B नंबर पार्ट है ये आपका, पेज नंबर 5.2। the court may an application by a partner order the dissolution of the partnership firm under the following circumstances: when a partner has become of unsound mind, यानी अगर एक पार्टनर का जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके बेस पे भी फर्म को हम क्या करते हैं, अनसाउंड माइंड का मतलब यही है कि वो पूरी तरीके से पैरालाइज है, यानी काम नहीं कर सकता हो, तो न सुन सकता है न बोल सकता है, तो उस केस में भी फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। When a partner other than the partner filling a suit as has become permanently incapable of performing his duties as a partner,
यानी कोई भी पार्टनर अगर वो अपनी ड्यूटी को कायदे से नहीं कर पा रहा है, यानी वो फर्म पर ज़्यादा पेन नहीं ले पा रहा है, यानी फर्म में ना तो उठ रहा है, ना तो बैठ रहा है, ना तो कोई डिसीजन ले रहा है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें से आपको एक मिलेगा, when the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reasons, when the court satisfied that the firm cannot be carried on expect at a loss, यानी फर्म अगर लगातार लॉस में जा रही है तो उस केस में भी हम पार्टनरशिप को फर्म को हम पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक चीज जो हमने पहले ही बता दी थी, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, दोनों का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड एक क्वेश्चन है इसमें कि पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड फर्म डेब्ट्स। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट एज फॉलोज। First of all, the amount of loss, including deficiency of capital, shall be paid out of profit. Next, out of capital, and lastly, is necessary will be realized from the partners in their profit sharing ratio. तो इस केस में सबसे पहला काम हमने ये बताया कि आपको सारी चीजें दिखानी है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि पेमेंट्स ऑफ फर्म्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स, सेक्शन 49। सेक्शन 49 में फर्म डेब्ट्स और प्राइवेट डेब्ट्स आते हैं। फर्म डेब्ट्स का मतलब है कि जैसे आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे बीपी हो गया, ये सब फर्म डेब्ट्स है। ठीक है, और प्राइवेट डेब्ट्स का मतलब होता है सेल्फ का डेब्ट्स, यानी फर्म डेब्ट्स, डेब्ट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स आर कॉल्ड फर्म डेब्ट्स। प्राइवेट डेब्ट्स, डेब्ट्स विच आर पार्टनर ओज इन अ पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड, यानी पार्टनर ने कह दिया हमारी लाइबिलिटी है, हम पेड करेंगे, तो वो प्राइवेट डेब्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स of the firm is first used to pay off the firm debts and there is any surplus available is distributed among the partners। यानी कह रहा है कि अगर अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट्स को बेचने पर कोई अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, तो ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज टू पे ऑफ फर्म डेब्ट्स, पहले हम फर्म के डेब्ट्स को पेड कर लेंगे। अगर कोई एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिलता है तो पहले हम लाइबिलिटी को खत्म करेंगे। अगर फर्म को बेचने से सपोज अगर एसेट्स है, हमने 30 लाख की एसेट्स को हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, और लाइबिलिटी जो है हमारी वो है 35 लाख, तो 30 लाख का तो हम एसेट्स से खत्म कर देंगे क्योंकि हमने एसेट्स को बेच करके पैसा निकाला और हमने इसी पैसे से बेच करके लाइबिलिटीज का पेड ऑफ कर दिया। फिर जो पैसा 5 लाख रुपीस बच रहा है, यानी 30 लाख ही तो मिला था, 35 लाख की लाइबिलिटी हमको पेड करनी थी, जो 5 लाख रुपीस बच रहा है वो पार्टनर्स अपने जेब से देंगे, यानी वो है प्राइवेट डेब्ट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट डेब्ट्स एंड फर्म डेब्ट्स। क्लियर, सो ये एक चीज बनानी पड़ेगी आपको। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो सबसे पहला पॉइंट हमने बताया आपको रियलाइजेशन बनाना है, वसूली खाता जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्रिएट करना है, छोटा सा होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें आपको बैलेंस शीट क्रिएट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद अगर कैश और बैंक अकाउंट बोलना है तो ये भी हम बनाएंगे। ठीक है, कैश एंड बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी कहा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ठीक, कि यहाँ पे कैश अकाउंट भी कर लीजिएगा। ठीक, अब हमारे पास करना क्या है, पहली चीज कि जब भी एसेट्स को हम खत्म करेंगे, ठीक है, एसेट्स को अगर हम खत्म करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स को अगर हम खत्म कर रहे हैं तो हम एसेट्स को तो बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि फर्म बंद हो रही है। जब फर्म बंद हो रही है तो हम लोग एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स होगी बीइंग
एसेट्स रियलाइज, अगर लाइबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी का पेड ऑफ कर रहे हैं, या लाइबिलिटी को हमको पहले सारी जो बुक वैल्यू होती है वो हमको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखानी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे उस पर। तो आपको एंट्री बनानी होगी रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब हम बात करते हैं कि लाइबिलिटीज की। जब भी आप लाइबिलिटीज को शो ऑफ करोगे तो लाइबिलिटीज क्या होती है कि जब भी आप लाइबिलिटीज को आपको दिखाना है क्लोजिंग ऑफ द फॉर क्लोजिंग ऑफ द लाइबिलिटीज, तो उस केस में हम लोग एंट्री बनाते हैं सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट और टू रियलाइजेशन। ठीक है, सो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, तो हमने ये कहा कि जितनी भी बुक वैल्यू होगी आपको रियलाइजेशन में पहले जितनी भी बुक वैल्यू है एसेट्स, जैसे डेटर्स है, जैसे क्या नाम है बीपी है, बिल्स रिसीवेबल है, जितनी भी बुक वैल्यू आपके बैलेंस शीट में दी रहेगी वो सारी चीज़ें हमको रियलाइजेशन अकाउंट में बुक करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखानी है। वो कैसे दिखाएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी हम रियलाइजेशन में जितनी भी एसेट्स होती है उसको हम ले जाते हैं तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और लाइबिलिटी को अगर ले जाते हैं सो सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, सो ये एक एंट्री आपकी बन गई। और सबसे पहली चीज तो इसमें आप लोगों को क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एट बैंक और कैश अकाउंट। सो ठीक है, सो रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। अब हम कैसे फॉर्मेट है इसका, कैसे हमको बनाना है वो हम डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको दिखाना है। ठीक, अभी तक हम बात कर रहे थे कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा। तो फॉर्मेट गिवन है आपके पास, ठीक है, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक, तो पेज नंबर 5.12 में दिया है, जैसे सबसे पहली चीज जस्ट लाइक अ लेजर। ठीक है, हम रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका पार्टनर्स कैपिटल बना था वैसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, डेबिट पार्टिकुलर्स क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ऑल एसेट्स, यहां पे सारी एसेट्स को हम दिखाएंगे। ठीक है, सारी एसेट्स को एक्सक्लूडिंग कैश, सुन लीजिएगा ध्यान से, एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और लोन टू पार्टनर। ठीक है, क्या क्या नहीं दिखाना है आपको, ऑल एसेट्स में सारी चीजें दिखानी है, लेकिन क्या क्या नहीं दिखाना है, कैश अकाउंट को नहीं दिखाना है, बैंक अकाउंट को नहीं दिखाना है, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं दिखाना है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट नहीं दिखाना है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिखाना है, करंट अकाउंट नहीं दिखाना है, लोन टू पार्टनर नहीं दिखाना है। ठीक है ना, टू बैंक और कैश। ठीक है, यहां पे हम लोग ये लिख रहे हैं टू बैंक और कैश, क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी यहां पे किसी भी लाइबिलिटीज का हम पेड ऑफ लाइबिलिटी को यहां दिखाएंगे, हमने यहाँ बनाई है एंट्री सन्ड्री लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइज। जब भी हम लाइबिलिटीज का पेड ऑफ करेंगे तो वो डेबिट होती चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख लो, जब हमने रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स किया है तो रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। नेक्स्ट यहां पे ये है अमाउंट पेड डिस्चार्जिंग ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, ये एक है। ठीक, दूसरी चीज टू बैंक और कैश, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे वो सीधा सीधा टू बैंक हो जाएगा या टू कैश होगा। ठीक है, टू कैश या बैंक, यहां पे जो लिख रहा है यहां पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये चीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, अगर वसूली के समय
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रियलाइजेशन से संबंधित कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो होता है, एंट्री बनती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट, और टू क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख देना टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन इन ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके बाद हम लोग लिखते हैं अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, सो वहां पे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। जैसे क्या क्या इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, पेज नंबर 5.12 पे दिया हुआ है, ये पेज नंबर 5.12। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये जान लेना कि अगर कोई पार्टनर जैसे किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो उस पार्टनर का पर्सनल नाम आएगा। ठीक है, सो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन ब्रैकेट ध्यान से सुनिएगा, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर और एनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम और रेम्युनरेशन कमीशन पेबल टू हिम, यानी कोई भी कमीशन कोई भी लाइबिलिटी होगी अगर वो पार्टनर पेड कर रहा है लाइबिलिटी का पेमेंट, तो रियलाइजेशन डेबिट टू मिस्टर ए टू बी टू सी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट थिंग, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो यहां पे टू पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट अमाउंट यहां पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं। फिर से एक बार डेबिट का हम डिस्कस करते हैं कि रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले हम बात कर रहे हैं रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स की। अभी अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी लायबिलिटीज हैं यानी जितनी भी एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू को हम दिखा देंगे जो हमारे बैलेंस शीट में दी है। लेकिन क्या क्या दिखाना है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि टू ऑल एसेट्स हमने लिखा, हमने बताया पहली चीज रियलाइजेशन डेबिट टू ऑल एसेट्स, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अभी जब इसका पैसा मिल जाएगा तो यही बाय बैंक हो जाएगा। ठीक, पहले हम एसेट्स की बात करें, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, यानी क्या क्या नहीं इसमें नहीं होना चाहिए, एसेट्स में कैश नहीं होना चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होने चाहिए, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट नहीं होना चाहिए, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं होना चाहिए, करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए और लोन टू पार्टनर नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी पार्टनर का लोन होगा तो इसमें नहीं दिखाएंगे, कैश और बैंक को भी नहीं दिखाएंगे, करंट अकाउंट से रिलेटेड चीजें नहीं दिखाएंगे और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट नहीं दिखाएंगे, एक्सक्लूडिंग कैश, एक्सक्लूडिंग बैंक। अब यहाँ टू बैंक अकाउंट आ रहा है, अमाउंट पेड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ लायबिलिटी। जैसे यहाँ क्रेडिटर दिखाया हमने, ठीक है, तो क्रेडिटर्स को अगर हम पेड ऑफ करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी हमने ये कहा कि टू कैश टू बैंक, यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू बैंक या कैश भी हो सकता है, अमाउंट पेड डिस्चार्जिंग ऑफ लायबिलिटी। यदि हम लायबिलिटी को खत्म करते हैं तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एसेट से पैसा हमको मिलता है तो बाई कैश या बाई बैंक होगा। ठीक, सो टू कैश टू बैंक। नेक्स्ट थिंग, ये पहला, दूसरा, तीसरा, टू कैश टू बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो अचानक से क्रिएट हो गई, जैसे टाइपराइटर आ गया, तो जैसे कोई भी अचानक से लायबिलिटी आ गई, सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर हम पेड ऑफ करते हैं तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, पेमेंट ऑफ या डिस्चार्ज ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है, जो हमारी बुक्स में नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है तो भी उसका हम पेमेंट करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यदि कोई रियलाइजेशन से रिलेटेड डिसोल्यूशन के समय अगर कोई एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक की एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई होता है तो टू बैंक लिखिएगा। नेक्स्ट थिंग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का कहने का मतलब यह है यदि कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, कह रहा है हम पेड करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स और एनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम और रेम्युनरेशन कमीशन पेमेंट पेबल टू हिम। अब यहाँ पे ये ज्यादा है ये कम है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑल लायबिलिटीज बाय ऑल लायबिलिटीज। हमने ये बताया ना, अभी अभी डिस्कस किया हमने कि ऑल एसेट्स इधर आएगा, ऑल लायबिलिटीज इधर आएगा। अब लायबिलिटीज में क्या एंट्री बनेगी, सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो ये लायबिलिटी आ रही है,
यही ऑल लाइबिलिटीज डेबिट है और टू रियलाइजेशन, ये इसके क्रेडिट होने का मतलब है कि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद है ऑल लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा। एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, रिजर्व नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, लोन फ्रॉम अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का लोन होगा तो यहां नहीं आएगा। लेकिन एक चीज है कि अगर पार्टनर्स के किसी चाचा का लोन हो, मामा का लोन हो, तो वो सब आएगा, लेकिन पार्टनर्स से रिलेटेड लोन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, provision of any asset such as provision for doubtful debts such as depreciation, provision for depreciation by provision, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, provision for doubtful debts debit, provision for depreciation debit to realization, ठीक है। all types of provision, जैसे provision for doubtful debts, provision for depreciation, ये चीज, ये provision by हमने provision कर दिया क्योंकि provision liability होती है, ठीक। नेक्स्ट, बाई बैंक एंड कैश, यानी बाई बैंक, यहां पे देखो आप, बाई बैंक यहां कहने का मतलब है, या बाई कैश कहने का मतलब है, कैश भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पे कह रहा है कि बाई बैंक, अमाउंट रिसीव ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, अमाउंट रिसीव ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, कहने का मतलब है कि जो एसेट्स है जब ये सोल्ड हो रही है तो बाई बैंक हो रही है। यहां देखो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटीज है तो टू बैंक हो रहा था, या लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को हमने दिखा दिया, पहले आपकी सारी बुक वैल्यू पोस्ट हो जाएगी, तब आपको पेमेंट करना है, तब आपको पेमेंट रिसीव करना है। जब हमको पेमेंट मिल जाएगा तो बाई बैंक, और जब हम पेड करेंगे तो टू बैंक और टू कैश, किसी भी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक टू कैश, और जो पैसा हमको एसेट्स को बेचने पे मिलेगा बाई बैंक और बाई कैश हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट थिंग, अमाउंट रिसीव, यानी यहाँ पे है बाई बैंक, एक बार फिर जैसे यहाँ पे हमको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा इन ब्रैकेट अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यदि हम कोई अनरिकॉर्डेड, जैसे टाइपराइटर अगर हमने बेच दिया उसको, ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं है, हमने बेच दिया, तो बाई बैंक इन ब्रैकेट इन टाइपराइटर या अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। सो अगर कोई एसेट्स को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, अब तो लाइबिलिटी यहाँ पे थी तो हम लोग लिख रहे थे लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कोई भी पार्टनर हो, ए बी सी, अगर कोई लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है पेड ऑफ करने के बजाय, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, अगर किसी भी पार्टनर ने लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। यहाँ पे है अगर एसेट्स टेक ओवर किया है तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखने का मतलब यह है कि या तो ए ने, या तो बी ने, या तो सी ने किसी फर्म, किसी एसेट्स को टेक ओवर किया हो, ठीक है, तो बाई पार्टनर का नाम आ जाएगा। बाई अगर कोई लॉस होता हो तो बाई लॉस, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल इन ब्रैकेट लॉस, ये चीज है, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट थिंग इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपसे रिजर्व को लेकर के, ठीक है। तो आप लोग एक चीज जान लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा, या तो फर्म डेट्स, प्राइवेट डेट्स जो हमने बताया, और पार्टनरशिप फर्म, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये तीन चीज, ये दो चीज आपको मिलेगी। तीसरी चीज ये है कि आपको पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन। रियलाइजेशन बनता है डिसोल्यूशन के टाइम, और रिवैल्यूएशन बनता है एडमिशन के समय, क्या नाम है, रिटायरमेंट के समय, ठीक है। सो ये चीज़ आपको बतानी है। पार्टनर्स लोन अकाउंट की भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जैसा कि हमको आपको जनरल एंट्री बतानी है कि कैसे कैसे एंट्री बनती जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो इसको 5.2 पेज नंबर पे आप लोग समझ लीजिएगा कैसे कैसे जा रहा है, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक, और जो कि रिजर्व से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू थ्योरी में कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोज एंड नंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, यानी दो पार्टनर हैं मनोज एंड नंद, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 एंड 2/5, ठीक है। तो हमें ये बताना है वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री कैसे करनी है, ठीक। कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। सो ध्यान से एक क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि डिसोल्यूशन के समय आपको एंट्री करनी है जिसका रेशियो है एम और एन का 3:2, ठीक है।
Workman compensation reserve to stood at 1 lakh and there was no liability of workman compensation fund. एक बात बता दें आपको, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब भी बैलेंस शीट खींचते हैं तो ये लाइबिलिटी होती है और ये अमाउंट होता है, इधर एसेट्स हो गया इधर अमाउंट हो गया, ये तो पता ही होगा, ठीक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, ठीक है। सो अगर इसका कोई यूज नहीं हुआ, जैसे कह रहा है ना यहाँ पे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 lakh stood as 1 lakh, there was no liability towards workman compensation reserve, ठीक है। सो जब तक लाइबिलिटी ना क्रिएट हो तब तक हम उसको शो ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन की बात हो रही है, कोई लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की क्रिएट नहीं हुई है, तो ये पैसा बच गया और ये पहली एंट्री जो बनेगी सेम तरीके से WCR डेबिट टू एम्स कैपिटल एंड टू एन्स कैपिटल, ठीक है। 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख को 3/5 एंड 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 1 लाख इंटू 3/5 तो 60,000 एंड 40,000 रुपीज, ठीक है। सो ये एक चीज पहली, अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है तो जैसे करना है वैसे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। पहली एंट्री, ये पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री की बात कर रहे हैं, सेकेंड एंट्री में ये कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एज 1 lakh and liability in respect of is ascertained 75,000। अगर वर्कमैन कंपनसेशन पे हमारा 1 लाख रुपए है लेकिन हमारे पास लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। वर्कमैन जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया, एक रियलाइजेशन बनाया, हम यहीं पे डिस्कस भी करते जा रहे हैं रियलाइजेशन का, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ये एक रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज कि वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी, टोटल वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख था, लेकिन इस 1 लाख के बदले में हमने यूज कितना किया, 75,000, ठीक है। सो आपकी एंट्री जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी बाई WCR 75,000। पहली चीज कि हमको इसका पेड करना ही करना है, पर 75,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है हमारे पास, तो हम लोग एंट्री, सेकेंड एंट्री है जो क्लास आपकी। इसके बाद कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन, हम फिर से एक बार रिवाइज करते रहे, वर्कमैन कंपनसेशन सेकेंड एंट्री 1 लाख रुपए की, लाइबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ 75,000, ठीक है। तो टोटल वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख का था जिसमें हमारी लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हुई, 75,000। तो हम करेंगे क्या, बाई WCR जितने की लाइबिलिटी क्रिएट हुई हो उतने का ही अमाउंट जाएगा, यानी से बाई WCR बुक करेंगे 75,000, और जब इस लाइबिलिटी का पेड ऑफ कर देंगे तो 2 बैंक हो जाएगा 75,000 से, और बाकी बचा से 25,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि एंट्री बनेगी इसकी क्या, 75,000 की WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी इसका मतलब है कि WCR डेबिट हुआ और रियलाइजेशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो हमने एक एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट एंट्री जब पेड ऑफ की एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, यानी हमने WCR का पेमेंट कर दिया। अब 1 लाख में से 75,000 का यूज कर लिया आपने, तो बचा कितना, जितने की लाइबिलिटी क्रिएट हुई उसको खत्म करेंगे, 25,000 बचा, तो 25 जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो WCR डेबिट टू मनोज टू नंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसको, बीइंग रिमेनिंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सो ये एक पार्ट था जो हमको बताना था। अब नेक्स्ट एंट्री जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, नेक्स्ट थर्ड नंबर, ठीक है। सो थर्ड नंबर एंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। नेक्स्ट एंट्री है थर्ड नंबर, वर्कमैन कंपनसेशन स्टूड एज 1 lakh एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ 1,20,000, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज तो ये देख लो कितने का वर्कमैन कंपनसेशन है, 1 लाख का है, ठीक है। तो हमारे पास 1 लाख का है, लेकिन हमारे पास लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 1,20,000 की, ठीक है। तो WCR हमारे पास केवल, हमारे पास रिजर्व कितना बनाया था हमने, 1 लाख, लेकिन जरूरत से ज्यादा लाइबिलिटी
को हमने क्रिएट, ज़रूरत से ज़्यादा लाइबिलिटी हमने पेड किया है, यानी 1 लाख के बदले में 1,20,000 पेमेंट किया है। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर लाइबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट की जा रही है तो उसकी एंट्री कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसमें केवल 2 एंट्री बनेगी। पहली चीज़, यहाँ 1,00,000 रुपए से आपके पास जितना है बुक वैल्यू उतना पोस्ट कर देना। फिर आपके पास जो पेमेंट करोगे वो 1,20,000 से करोगे, भले लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो पहली एंट्री बनेगी WCR डेबिट और टू रियलाइजेशन, ठीक है। कितने से? 1,00,000 रुपए से, ठीक। बीइंग लाइबिलिटी क्रिएटेड। दूसरी एंट्री जो बनेगी, इसका पेमेंट करोगे जब WCR का, तो एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, भले से प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 1,20,000 रुपीज, ठीक है। बीइंग WCR लाइबिलिटी पेड ऑफ, ठीक है। ये एंट्री नंबर 3 थी। अब हम एंट्री नंबर 4 में जो एंट्री करेंगे वो क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो आपने 1,00,000 रुपए का यूज कर लिया, 1,00,000 रुपए को पोस्ट कर दिया रियलाइजेशन में, फिर उसके बाद हमने बैंक कर दिया टू बैंक 1,20,000 रुपीज से। अब हम आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं एंट्री नंबर 4 की। एंट्री नंबर 4 में क्या दिया है वो आपको देखना है, ठीक है ना। एंट्री नंबर 4, ठीक। फिर एक बार वही चीजें। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 ये कह रहा है कि WCR stood at 1 lakhs and liability is ₹1 lakh, यानी बहुत सही है। यानी ये कह रहा है कि जो WCR है वो 1,00,000 रुपए का है, लाइबिलिटी भी कितनी पेड करनी थी, यानी 1,00,000 का WCR और 1,00,000 का पेमेंट। तो एंट्री वही बनाइएगा 4th नंबर केस में, WCR डेबिट और टू रियलाइजेशन, न घटा न बढ़ा, जितना था यूज कर लिया हमने, 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 रुपए का पेमेंट भी कर दिया। 4th वाली एंट्री है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इतने का ही होगा। तो रियलाइजेशन डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट बीइंग लाइबिलिटी पेड ऑफ 1,00,000 रुपीज। ये है आपका रियलाइजेशन डेबिट टू 1,00,000। 1,00,000 रुपए की हमारे पास बैलेंस शीट में था जो कि हमने दिखा दिया, और 1,00,000 रुपए का पेड ऑफ कर दिया। ये था आज का पहला क्वेश्चन रिजर्व WCR से रिलेटेड।